आज महीने का दूसरा शनिवार था। आधा अवकाश होने के कारण मैं जल्दी अपने ऑफिस से घर आ गई। विनय को घर आने में अभी बहुत देर थी। मैंने अपनी अलमारी से हमारी शादी का एल्बम निकाला और देखना शुरू किया तो मेरी पुरानी यादों को ताज़ा करती हुई मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें मैं अपने सास ससुर के पैर पड़ रही थी। साधारण रूप वाली इस तस्वीर ने मेरे अंदर के मन को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अतीत से जुड़ी वे सभी घटनाएं आंखों के सामने दिखाई देने लगी थीं। जब मैं और विनय कॉलेज के दोस्त थे, हम हमेशा टॉपर और मैं दूसरे स्थान पर रहती थी। हमारी निश्चल और निस्वार्थ गहरी दोस्ती को देखकर हम दोनों के माता पिता ने हमारी शादी करवा दी। विनय के माता पिता गांव में खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अतः उनके आग्रह पर हमारी शादी उनके छोटे से गांव में हुई। मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, रजनी, तुम्हें कोई गांव में तो रहना नहीं है। शादी होते ही दूसरे दिन विनय के साथ शहर आ जाना है। मैंने जैसे ही बहू बनकर ससुराल की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा, पूरा गांव मुझे देखने के लिए उमड़ गया। सास ससुर को ऐसा लग रहा था कि बहू के बहाने एक बेटी को पा लिया है। मैं 2-3 दिन रहकर विनय के साथ शहर आ गई। उस समय मैं इतनी निस्वार्थ हो गई थी कि मैंने सास ससुर की आंखों से बरसते हुए आंसुओं को और ससुर के मायूस चेहरे की चुप्पी को भी अनदेखा कर दिया। मैंने उनको अनावश्यक और उपेक्षित हो जाने की पीड़ा देकर वृद्धावस्था को असहाय कटुता से भर दिया। हमारे ऊपर तो मानो सफलता का उन्माद सा रहा था। विनय की सोच थी कि पिता इस नगण्य जीवन से संतुष्ट हैं। वे अपने जीवन में गति की कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर आने के बाद हम दोनों अपना करियर बनाने में इतने डूब गए कि सारे रिश्ते संबंध अतीत की स्याही में लुप्त हो धुल गए। एक दिन रजनी के दोनों बेटों ने एक साथ प्रश्न किया कि मम्मा, मेरे दोस्त छुट्टियों में दादा दादी के पास जाते हैं, हम क्यों नहीं जाते? वह हमारे पास क्यों नहीं आते? मैंने पहली बार उन बच्चों की आंखों में मेरे प्रति आक्रोश के साथ किसी की मुख पीड़ा देखी थी। उस समय मेरे अंदर के आह ने सत्य से मुंह मोड़ लिया था, पर आज यह प्रश्न जीवंत होकर कह रहा है, बेटा, हम पराये नहीं हैं। बहू का रिश्ता स्थापित कर तुझ पर अपने लाडले बेटे की जिम्मेदारी सौंपकर निश्चित हो गए हैं। तुम्ही से हमारे वंश की वृद्धि होगी। अचानक विनय की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में लौटा दिया। उसने कहा, रजनी, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। 4-5 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन भी है। इस बार दोस्तों के साथ हम कुल्लू मनाली चलते हैं। तुम्हारा जन्मदिन भी वहीं मनाएंगे। विनय ने मेरी स्वीकृति जाननी चाहिए। मैं तो अतीत में उसी एल्बम के पन्ने पर उस तस्वीर में ही जड़ीभूत हो गई थी, मानो सास ससुर के साथ मेरा सीधा संवाद हो रहा हो। मेरे पश्चाताप ने मेरे अंदर भारतीय संस्कृति पर खरी उतरने वाली बहू को ला खड़ा कर दिया था, जिसमें विवेक और समर्पण का प्रतिबिंब था। मैंने धीमे से विनय का हाथ थामा और अनुरोध भरे स्वर में कहा, तुम मुझे इतना तो अधिकार दे दो कि मेरा जन्मदिन कहाँ और किसके पास मनाऊं। इस बार और कहीं नहीं, सिर्फ वहीं चलेंगे जहाँ हमारा घर है, जहाँ हमारे अपने रहते हैं। मैंने विनय को झकझोरते हुए बोला, हमने आज तक अपने बेटे और उनके पोते के लिए उनके तड़पते दिल की धड़कन को जानने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे कंधों पर सिर रखकर विनय बोला, कामयाबी के ओहदे तथा झूठी वाहवाही ने मेरे अंदर भावशून्य पुरुष पैदा कर दिया था। मेरे अहम ने रिश्तों के नाजुक धागों को तोड़ दिया था। आज तुमने अपनेपन का एहसास करवा कर मुझे जगा दिया है। आज ही गांव जाने की तैयारी शुरू करते हैं। 2-3 गाड़ियां बदलकर अक्सर रात को 10 बजे गांव पहुंचे। उस समय स्टेशन के बाहर टांगा रिक्शा भी नहीं था। हमारी
घर पहुंचने की उत्सुकता ने हमारे पैरों में गति भर दी थी। हम पैदल चल रहे थे कि कब घर पहुँचें। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर धरती पर न पड़कर स्वर्ग की ओर जा रहे थे। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला मिला, शायद कोई इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन इस घर के बेटे बहू आएंगे। माँ खुले आंगन में एक छोटी सी चादर बिछाकर सोई हुई थी और बाबूजी दूसरे कमरे में सो रहे थे। हम जैसे ही माँ के पास पहुँचे तो देखा वो हमारा एक चित्र सीने से चिपकाकर नींद में बड़बड़ा रही थी कि एक दिन मेरा दुलाल आएगा। हम उनके सामने कर्तव्य मूल से खड़े हो गए। हमारी आंखों में संकोच, गलानी, कुछ पीड़ा, प्रेम और उल्लास का मिश्रित रूप था। हमने एक साथ माँ को झकझोरते हुए कहा, माँ उठो, तुम्हारी दर्द, पीड़ा और तड़पने हमें खींच लाया है। माँ ने आंखों को मसलते हुए हमें देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ कि हम आ गए हैं। इन खुशियों में बाबूजी भी शामिल हो गए। बाबूजी ने बड़ी भावुकता से कहा, अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मेरा भविष्य तुम ही हो। मेरे जीवन की रिक्तियाँ और सूनापन तुम्हारे आने से भर गया है। विनय ने अपने सिर को माँ के पैरों में रखकर कहा, आज मैंने जाना कि माँ के कदमों में सचमुच जन्नत होती है। उसी समय कहीं से गूंजती हुई गति से कुछ पंक्तियाँ सुनाई दीं। ए माँ, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की क्या सूरत होगी। यह कोई और नहीं बल्कि रजनी अपनी सास को गाकर सुना रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चे भी दादा दादी की गोद में जाकर बहुत खुश थे। तभी उन दोनों के बच्चे बोलते हैं, मम्मी पापा, हम हर साल 2 महीने की छुट्टी दादा दादी के साथ ही बिताएंगे। बेटा क्यों नहीं, ज़रूर हम दादा दादी के साथ 2 महीने की छुट्टी बिताएंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।